हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। रन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम उन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। इस वीडियो का हर एक प्रश्न आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको यह वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना है और प्रत्येक प्रश्न को पहले खुद से ट्राई करना है। अगर आपने इससे पहले हमारी इस सीरीज़ के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निरोग रहने के लिए स्वास्थ्य एक निर्धारक कारक है जिससे कि हमारा ऑप्शन है केवल दक्षतापूर्ण कार्य कर सके, केवल मानसिक रूप से सतर्क रह सके, केवल समाज में सक्रियता के साथ सम्मिलित रह सके या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ को देख के हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति निरोग है या नहीं है। मतलब स्वास्थ्य एक डिटर्मिनेंट फैक्टर के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति जो निरोग है उसे दक्षतापूर्ण कार्य भी करना चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और समाज में सक्रिय, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से उसे स्वास्थ्य होना चाहिए। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्यूलोज को पचाने के लिए दीमक की आंत में क्या होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस या कवक? तो फ्रेंड्स, सेल्यूलोज को बचाने के लिए दीमक की आंत में कवक, फंगी पाया जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी भी आंत में एक गोलकृमि पाया जाता है, या आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स को पता हो, जिसका नाम होता है एस्केरिस लुब्रिकॉइडिस। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप देख पा रहे होंगे ये डायग्राम है। इसकी माप जो होती है एक वयस्क गोलकृमि की, वो 4 सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर पैमाना, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आंखों की प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। हमारा ऑप्शन है शंकु, इंग्लिश में कॉन्स, शकाला, रॉड्स, परितारिका, आइरिस या फिर पुतली, प्यूपिल? तो फ्रेंड्स, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं जिनकी संख्या होती है 6 मिलियन की संख्या में पाई जाती हैं। ये चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील होती हैं। और जो शाकाला रॉड कोशिकाएं होती है फ्रेंड्स, उनकी संख्या होती है 120 मिलियन और ये हमारी आँख में नाइट विजन के लिए होती हैं। परितारिका जो आइरिस होता है फ्रेंड्स, वो हमारी पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य करता है और जो पुतली होती है वो हमारी आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है निम्न है: जैवमंडल, समुदाय, प्रजातियां या जीव समुदाय? तो फ्रेंड्स, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रजातियां या स्पीशीज। जीवों का ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे से मेल खाता है। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उल्लेखित रोगों में से किस एक को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है? हमारे ऑप्शंस हैं मधुमेह, यकृत शोथ, कैंसर या एड्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यकृत शोथ। फ्रेंड्स, जो टीकाकरण होता है उसके द्वारा केवल उन्हीं रोगों को रोका जा सकता है जो कि संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग कौन होते हैं? जो कि किसी न किसी कारक के कारण फैलते हैं या होते हैं, जैसे कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से फैलते हैं, जीवाणु से होते हैं या विषाणु से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम या बिना रसायनों के प्रयोग की कृषि खेती प्रणाली का उपयोग, खाद के अधिकतम निवेश, खेत अवशेष और जैव कारक का उपयोग कहलाता है। मतलब न्यूनतम या बिना किसी रसायनों या केमिकल्स जो आते हैं आजकल, उनका उपयोग करें, अधिकतम खाद का निवेश करके, खेत अवशेष और जैव कारक का उपयोग करके होने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैव कृषि। इस प्रकार की खेती जैव कृषि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें पशुओं में जल संवहनी तंत्र होता है। क्या वह मोलिकस है, प्लेटी हेलमिंथीज है, सिलेंट्रेटा है या इकाइनोडर्मेटा है?
तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के जंतुओं में फ्रेंड्स खुला जल संबंधी नाल तंत्र पाया जाता है। इसकी कुछ और विशेषताओं को हम देख सकते हैं, जैसे ये समुद्री जीव तो होते ही हैं, इन पर फ्रेंड्स कैल्शियम के कांटे होते हैं। ये इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जो परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा संघ है जिसके जंतुओं पर कांटे पाए जाते हैं, और ये कांटे जो होते हैं कैल्शियम के पाए जाते हैं इकानोडर्मेटा में। कुछ हम उदाहरण देख सकते हैं जैसे कि सी ऑर्चिन, स्टारफिश। हमारा अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन खालिस्तान का उदाहरण है। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संरचना अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्वि अपघटन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपघटन अभिक्रिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी है। सांस लेने से मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारी होगी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार की बीमारी है दमा, जो कि प्रदूषित हवा में सांस लेने से होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जब विद्युत धारा किसी तार से प्रवाहित हो रहा होता है तो तार से होकर गति करने वाले कण खालिस्तान होते हैं। मतलब वे कौन से कण होते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण तार में गति करते हैं? तो फ्रेंड्स वे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की गति क्या विद्युत धारा की दिशा में होती है या विद्युत धारा की विपरीत दिशा में होती है? तो फ्रेंड्स जिस ओर विद्युत धारा की दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन्स की गति होती है। इलेक्ट्रॉन जिन नेगेटिव चार्ज होता है और विद्युत धारा की दिशा धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वह प्रतिबिंब कौन सा है जिसे पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं? क्या वह आभासी प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, अपवर्तित प्रतिबिंब है या प्रतिलोमित प्रतिबिंब है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज़ों में अंतर के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है? घोषतंत्री, फेफड़े, ग्रासनी, श्वास नली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा घोषतंत्री, जिसे आप इंग्लिश में अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे, जिसे हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रोग जो संक्रामक नहीं है। तो फ्रेंड्स संक्रामक रोग के बारे में मैं आगे ही बता चुका हूँ। ऐसा रोग जो किसी न किसी कारक के कारण होता है संक्रामक रोग कहलाता है। और यह संक्रामक रोग फ्रेंड्स एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने की संभावना उसमें होती है। तो ऐसा कौन सा रोग है जो संक्रामक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर, जो कि एक संक्रामक रोग नहीं है। और इन्हीं फ्रेंड्स संक्रामक रोगों को हम टीकाकरण के द्वारा रोक सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या पेशी। तो फ्रेंड्स हृदय भी एक प्रकार का अंग होता है, मस्तिष्क भी होता है, यकृत भी एक अंग होता है। केवल पेशी जो होता है एक प्रकार का ऊतक होता है, जिसे हम पेशी ऊतक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नरम तने वाले पौधों को कहा जाता है। नरम तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? वृक्ष, प्रतान, झाड़ी या शाक। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न जिनकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आए आप उन्हें ऑप्शंस के द्वारा भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे इसका पहला ऑप्शन है वृक्ष, तो नरम तने वाले पौधे वृक्ष तो कहलाएंगे नहीं, तो ये हो गया एलिमिनेट। झाड़ी भी नहीं कहलाएंगे, आपको कन्फ्यूज़न प्रतान और शाक में हो सकता है। तो फ्रेंड्स नरम तने वाले पौधे हर्ब या शाक कहलाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो। हमारा अगला प्रश्न है यौगिक X का उपयोग पुताई के लिए होता है तथा यह जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया कर Y का निर्माण करता है। X और Y क्या है? तो फ्रेंड्स पुताई से रिलेटेड बात में आपको समझ में आना चाहिए कि ये चूने से रिलेटेड बात हो रही है। तो पानी में मिलाने से पहले वाला फॉर्म और पानी मिलाने के बाद वाला फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा CaO और CaOH होल ट्वाइस। CaO जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, यह
बिना बुझा चूना होता है जो कि एक सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। फिर इसमें जब हम जल मिलाते हैं तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे हम बुझा चूना कहते हैं। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH फॉल्टवाइज का उपयोग हम पुताई के लिए करते हैं फ्रेंड्स, जो कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके CaCO3 की परत बना लेता है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकों का उपयोग निम्न में किया जाता है: एम्पलीफायर में, ट्रांसफार्मर में, विद्युत घंटी में या रेफ्रिजरेटर में। तो फ्रेंड्स, विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्पतम सघन ग्रह जिसकी सघनता जो है जल की सघनता से भी कम होती है, निम्न है: बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस या शनि। तो फ्रेंड्स, ऐसा ग्रह शनि है जिसकी सघनता जल से भी कम होती है। बृहस्पति जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह होता है। फ्रेंड्स, आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, सबसे अधिकतम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया है। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हमारा अगला प्रश्न है, एल्गी शैवाल क्रिप्टोगैम के किस अनुभाग से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा। तो फ्रेंड्स, इसका तो हमारा आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा, क्योंकि एल्गी जो शैवाल होते हैं वो थैलोफाइटा संघ से संबंधित होते हैं। फ्रेंड्स, क्रिप्टोगैम से क्या मतलब है? क्रिप्टोगैम का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनमें जननांग अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाते हैं और उनमें बीज धारण करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। क्रिप्टोगैम समूह में 3 प्रकार के संघ होते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन सभी में बीज धारण करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, या हम बोल सकते हैं कि इनमें जो जननांग होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाते हैं। तो अभी हम फ्रेंड्स थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा के बारे में और विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। इनमें मुख्यतः शैवाल आते हैं, ये जल में पाए जाते हैं, इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, जनन स्पोर द्वारा होता है और इन पौधों का शरीर जड़ पत्ती में विभाजित नहीं होता है, बल्कि यह एक थैलस के रूप में होते हैं। उदाहरण देख सकते हैं अल्बा हो गया, स्पाइरोगाइरा, क्लेडोफोरा, यूरेथ्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न शामिल होते हैं: केवल निर्जीव वस्तुएं, केवल समस्त सजीव प्राणी, कभी कभी सजीव प्राणी, कभी कभी निर्जीव वस्तुएं या सजीव और निर्जीव वस्तुएं दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सजीव वस्तुएं जिनमें जैविक घटक होते हैं जैसे कि जंतु और पौधे, निर्जीव वस्तुएं जिनमें अजैविक घटक होते हैं जैसे कि वायु, जल, मृदा। तो फ्रेंड्स, ये सभी सजीव वस्तुएं मतलब जैविक घटक और निर्जीव वस्तुएं मतलब अजैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। आगे के 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। दोनों क्वेश्चन एपिथेलियल ऊतक मतलब उपकला ऊतक से संबंधित हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले 3 वीडियो से करते आ रहे हैं। लगातार इसके क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ऊतक टॉपिक को पढ़ना, मतलब विभिन्न प्रकार के ऊतक जैसे जंतु ऊतक हो गए, पादप ऊतक हो गए, आपको दोनों ऊतकों को अच्छे से पढ़ना है, इसके सब टाइप पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे पहला प्रश्न है, उपकला ऊतकों के निम्न कार्यों में से कौन सा एक कार्य अनुपयुक्त है, मतलब विभिन्न प्रकार के इनके कार्य दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक ऐसा कार्य छांटना है जो कि उपकला ऊतक द्वारा नहीं किया जाता है। आगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, मतलब गलत कथन को छांटना है। तो दोनों आपके लिए काफ़ी अच्छे प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपके लिए एक फ्रेंड्स ज़रूरी सूचना थी, अगर आपने भी जेल प्रेरी का फॉर्म भरा है तो फ्रेंड्स, पिछली 2018 में जो जेल प्रेरी की एग्ज़ाम हुई थी, सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो कि विभिन्न प्रकार की शिफ्टों में पूछे गए थे, उन सभी को कंपाइल करके हमारे राहुल सर द्वारा एक ही वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।